एक बार फिर से आपका जी के GS ट्रेनिंग में स्वागत है। आज हम दोस्तों सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे इसमें, ठीक है। जहाँ से कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सामान्य विज्ञान से हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 से। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 71 होगा आज का पहला प्रश्न। और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है कि एक तरफ दोस्तों कुछ आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दिया है और एक तरफ दोस्तों उसका यूनिट्स यानी कि मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का मिलान करना है हमको, ठीक है ना। तो हम इसको मिलान कर लेते हैं, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि उच्च वेग है, ठीक है। उच्च वेग, इसका तरंग दैर्घ्य क्या, सॉरी इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा उच्च वेग का, दोस्तों इसका हो जाएगा मैक। इसका क्या हो जाएगा मैक, याद रखिएगा। उच्च वेग का क्या होगा मैक। उसी तरह से दोस्तों तरंग धैर्य का क्या है दोस्तों एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो तरंग धैर्य का क्या हो जाएगा एंगस्ट्रम। दाब का क्या होता है दोस्तों पास्कल। दाब का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों पास्कल होता है। और ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों जूल, याद रखिएगा। ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों जूल होता है। और मैक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों 1 मैक नंबर इक्वल्स टू दोस्तों स्पीड ऑफ द साउंड की स्पीड के इक्वल्स होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 72 देखिए। प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, उसका कारण क्या है, ठीक है। उसका कारण पूछ रहा है दोस्तों। उसका यही कारण है दोस्तों कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक है, लाइन या रेखा के तल के अंदर रहती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देखिए गुरुत्व केंद्र क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में समझ लीजिए। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है दोस्तों जहाँ की वस्तु का संपूर्ण यानी कि पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है, पूरा का पूरा मास जो है दोस्तों कंसंट्रेटेड रहता है, संकेंद्रित रहता है, फिर वहाँ पे जमा रहता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के स्थिर रहने का कारण गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का उसके तल से होकर के गुजरना। तो पीसा की जो मीनार है गुरुत्व केंद्र से होकर के गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, मीनार के तल के अंदर ही है दोस्तों, इसलिए वह नहीं गिरती है, याद रखिए, इसलिए वह नहीं गिरती है। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिए। प्रश्न नंबर 73 दोस्तों क्या कहता है कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग मतलब दोस्तों आइस का टुकड़ा यानी कि बर्फ का टुकड़ा कितना, उसका कितना भाग, ठीक है, समुद्र के सतह से ऊपर होता है दोस्तों। समुद्र के सतह से कितना भाग ऊपर होता है, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1/9 भाग। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर इसका ए होगा। यानी कि समुद्र में पलवन या फिर तैरते हुए समझिए दोस्तों, तैरता जो आइस का टुकड़ा होता है उसका 1/9 भाग दोस्तों सतह पे होता है, समुद्र की सतह के ऊपर होता है, ठीक है। समुद्र के सतह के ऊपर कितना भाग होता है 1/9 और 1/8 भाग दोस्तों नीचे में होता है। चलिए प्रश्न नंबर 74 देखिए। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है दोस्तों कि ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड प्रकाश जिसे कि हाल ही में जारी किया गया था, ठीक है, किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था, उसको बताइए किस टेलीस्कोप द्वारा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, याद रखिएगा। और इसके बारे में एक बार आप लोग सुन सकते हैं दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेम्स वेब, ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि का अनावरण किया है। यह ब्रह्मांड के इतिहास में 13 अरब साल पहले का सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश है और यह पृथ्वी पर दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, से दिखाई देने वाला आकाश का एक पैच है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए परम शून्य ताप क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। परम शून्य ताप, देखिए दोस्तों परम शून्य ताप यह क्या होता है दोस्तों। तो परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से दोस्तों न्यूनतम संभव तापमान। जी हाँ दोस्तों, सैद्धांतिक रूप से संभव न्यूनतम संभव माने सबसे कम, मतलब जो तापमान संभव है दोस्तों उसी को परम शून्य ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको परम शून्य ताप। देखिए परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है और इस ताप पर आणविक ऊर्जा दोस्तों न्यूनतम होता है। क्या होता है न्यूनतम होता है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन जबकि सेल्सियस स्केल पर -273 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 76 देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों 76 में क्या कहता है कि एक 100 वाट का जो बिजली का बल्ब है वो 10 घंटे जलता है तो 5 रुपया प्रति यूनिट दर से विद्युत खर्च होगा दोस्तों।
अगर 5 रुपया के दर से, ठीक है, प्रति यूनिट है, तो कितना रुपया का हम विद्युत खर्च करेंगे दोस्तों। तो देखिए, आपको अगर कभी भी यूनिट्स निकालना है दोस्तों, कभी भी अगर आपको यूनिट्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, पावर करना होगा, ठीक है। पावर के बाद आपको कितना देर तक वह जलता है, यानी कि टाइम, पावर इंटू टाइम बाई 1000 दोस्तों कर दीजिएगा, यानी कि 1000 से उसको भाग दे दीजिएगा, तो आप उसका यूनिट्स निकाल दीजिएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा, यूनिट्स। और फिर अगर आप कितना रुपया प्रति यूनिट है दोस्तों, तो 5 रुपया प्रति यूनिट है दोस्तों, बराबर जो आपका आएगा दोस्तों वो आंसर आएगा। आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 100 वाट का है, तो ठीक है, 100 यहाँ पे 100 वाट का कितना देर तक जलता है, 10 घंटा जलता है। तो पाँच रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत कितना खर्चा होगा दोस्तों, तो बटा 1000 कर दीजिए, ठीक है। तो 1000 से अब यहाँ पर 3 जीरो नीचे में और 3 जीरो ऊपर में कट गया, तो कितना है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का कितना है दोस्तों, 5 रुपया। तो यहाँ पे 5 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, 76 का ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा, पावर यूनिट्स निकालने का जो सही फार्मूला है दोस्तों, पावर गुना क्या करिएगा दोस्तों, कितना देर तक जलता है, यानी कि टाइम बटा 1000, यानी कि 1000 से उसको फिर डिवाइड करना है। ये आपका यूनिट का फार्मूला दोस्तों, कि कितना यूनिट उठता है बिजली, ठीक है, कितना देर, ठीक है। और उसको फिर अगर आप 1 यूनिट का 10 रुपया है दोस्तों, तो 10 से आपको गुना करना है, 20 रुपया है तो 20 से गुना कर दीजिए, बस वही, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 को देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक तरफ कुछ स्थान दिए हुए हैं, जैसे कि श्रीहरिकोटा, पोखरन, थुम्बा, काकरापारा, ठीक है। और एक तरफ दोस्तों उसका कार्य है दोस्तों, एक तरफ स्थान, एक तरफ उसका कार्य। मैंने जैसे कि दोस्तों पोखरन जो हुआ था 1998 में, आपको याद होगा दोस्तों कि अमेरिका जो है हमारे ऊपर निगरानी रख रहा था। पोखरन कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में, जो मूवी आप देखे होंगे दोस्तों, ठीक है, विकी कौशल का। तो उसी तरह से श्रीहरिकोटा दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा दोस्तों आपका केरल में हो गया, ठीक है। तो चलिए सब आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले श्रीहरिकोटा जो है दोस्तों वो उपग्रह स्टेशन है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। क्या है श्रीहरिकोटा, उपग्रह प्रमोचन, उपग्रह को यहाँ से मैंने उसका दोस्तों यहाँ से उसको भेजा जाता है आसमान में बोलिए, इस स्पेस में भेजा जाता है उपग्रह को, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। पोखरन से क्या होता है दोस्तों, पोखरन में क्या होता है, परमाणु बम विस्फोट स्थल, परमाणु बम, देखिए है ना आपका, परमाणु बम विस्फोट स्थल। आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मूवी देखा होगा, ठीक है, तो आप उसको याद होगा दोस्तों कि हम लोग जो 13 मई, हम लोग सबसे पहले समझें कि 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं दोस्तों। तो 11 मई 1998 को पहला बार हम लोग वहाँ पोखरन में विस्फोट किए थे, परमाणु बम फोड़े थे, याद रखोगा आपको दोस्तों, 1998 में। इसलिए हम लोग उस दिन प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं। और 13 मई को दूसरा बार फोड़ा गया था। तो पोखरन में परमाणु बम विस्फोटक स्थल है, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिए। श्रीहरिकोटा में दोस्तों वहाँ से उपग्रह को छोड़ा जाता है, ठीक है, ये याद रखिए आप। और क्या याद रखिएगा, जैसे कि थुम्बा में हो गया दोस्तों, थुम्बा में होता है, वहाँ भी दोस्तों रॉकेट वहाँ से मतलब छोड़ा जाता है थुम्बा में, याद रखिए, रॉकेट। और काकरापारा में क्या होता है, तो काकरापारा में दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरापारा में क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, याद रखिए, काकरापारा में न्यूक्लियर पावर प्लांट। पोखरन में क्या है, पोखरन में दोस्तों परमाणु बम विस्फोट स्थल है। और श्रीहरिकोटा में दोस्तों वहाँ से उपग्रह को छोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 78 में क्या है कि सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत से प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो सब बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों, सोडियम इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, सोडियम। सोडियम के कारण दोस्तों वह पीला होता है, ठीक है। सड़क में दोस्तों अब तो लाइट एलईडी आ गया है, और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी एलईडी बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो वही है दोस्तों, जो पहले पीला लाइट आप सड़क पे देखते होंगे या फिर घर में भी, ठीक है, तो उसमें दोस्तों सोडियम का प्रयोग होता था। किसका, सोडियम का। चलिए प्रश्न नंबर 79 देखिए, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है दोस्तों, किसके लिए यह सामग्री हो सकता है। तो यह दोस्तों कृषि सड़क के निर्माण के लिए हो सकता है, कृषि मृदा के सुधार के लिए हो सकता है, सीमेंट के
उत्पादन के लिए हो सकता है, ठीक है, इन सभी के लिए हो सकता है। आप इसको याद रख सकते हैं कि इस्पात स्लैग इस्पात शोधन प्रक्रियाओं का उत्पाद होता है दोस्तों, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और दोस्तों सीमेंट के उत्पादन के लिए करते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए इस्पात स्लैग का उपयोग कहाँ पे किया गया है, आपको याद होगा दोस्तों, अभी करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है कि सूरत में दोस्तों सबसे पहला जो सड़क का निर्माण किया गया इस्पात स्लैग से, कहाँ पे, सूरत में, मतलब कि जो दोस्तों कचरा वगैरह बचता है शायद उसका प्रयोग करके उन लोगों ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है दोस्तों, कौन सी गैस है यहाँ पे बताइए। तो ऑक्सीजन दोस्तों और हीलियम गैस। याद रखिए दोस्तों कि जो गोताखोर होते हैं, जो स्विमर होते हैं दोस्तों, जो तैरते हैं, वे लोग अपने पास ऑक्सीजन और हीलियम लेकर के तैरते हैं। कौन सा गैस दोस्तों, तो गोताखोरों के सांस लेने संबंधी की जाने वाली गैस कौन सी होता है, प्रयोग की जाने वाली गैस दोस्तों ऑक्सीजन होता है और हीलियम होता है। आप याद रखिएगा कौन सा, ऑक्सीजन और हीलियम, क्योंकि हल्की गैसें हैं दोस्तों। हीलियम कैसी गैस है, हल्की गैस है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 81 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जैसे कि लैक्टिक अम्ल हो गया दोस्तों, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है दोस्तों, दूध में पाया जाता है। आप याद रखिए लैक्टिक अम्ल दूध में। एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में, सिरका में। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में। इसी तरह से दोस्तों जो साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल किसमें दोस्तों, नींबू में। आपसे भी ये प्रश्न 1 नंबर पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल दोस्तों तो ये पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन। जो आप मक्खन खाते हैं दोस्तों, जब वह 2-3-4 दिन तक रह जाता है, ठीक है, तो उसमें दुर्गंध आ जाता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तब ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल दोस्तों, तो ब्यूटायरिक अम्ल उसमें पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, नींबू में। नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाएगा। एसिटिक अम्ल कहाँ पे, सिरका में। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे दोस्तों पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए प्रश्न नंबर 82 देखिए। प्रश्न नंबर 82 की सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फुट का प्रयोग करके बताना है आपको सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे सही मिलान करते हैं। जैसे कि लोहा का प्रयोग कहाँ होता है, शीशा का कहाँ होता है दोस्तों, चांदी का प्रयोग कहाँ पे होगा, तांबा का प्रयोग कहाँ पे होगा। जैसे कि दोस्तों लोहा कहाँ पे होता है, तो लोहा दोस्तों, लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे, हीमोग्लोबिन में। लोहा उसको नहीं बोलिए, आयरन बोलिए, हम लोग ज़्यादा पॉपुलर जो भाषा होता है आयरन होता है, ठीक है, Fe। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों फोटोग्राफी में आप लोग सुनते होंगे कि फोटोग्राफी में क्या पाया जाता है दोस्तों, चांदी। फोटोग्राफी में क्या पाया जाता है दोस्तों, चांदी। शीशा कहाँ पे पाया जाएगा दोस्तों, शीशा तो शीशा दोस्तों बैटरी में पाया जाता है। कि कहाँ पे, एक बार कलर थोड़ा सा चेंज कर ले हम। देखिए शीशा दोस्तों संचायक बैटरी में, कहाँ पे, संचायक बैटरी में क्या पाया जाएगा, शीशा। संचायक बैटरी में दोस्तों शीशा। और तांबा यानी कि कॉपर का प्रयोग हम लोग दोस्तों तड़ित चालक में करते हैं। तड़ित चालक दोस्तों क्या हो गया, जब हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, जो दोस्तों बिजली गरजता है, ठीक है, तो उसको मतलब दोस्तों बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए दोस्तों हम लोग तांबा का कुछ घर में लगाते हैं, ठीक है। तो तड़ित चालक में किसका प्रयोग किया जाता है, तांबा का प्रयोग कहाँ पे, तड़ित चालक में। शीशा का प्रयोग दोस्तों संचायक बैटरी में। चांदी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, फोटोग्राफी में, ठीक है। और लोहा का कहाँ पे होता है दोस्तों, लोहा, तो लोहा हीमोग्लोबिन में होता है, आयरन, जिसको कि आयरन के नाम से हम लोग प्रसिद्ध है। अगर किसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको दोस्तों आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है, कि आयरन उसमें दोस्तों कमी हो जाता है, लोहा उसमें कमी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जैव विकास को देखिए, अगला प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों, बताइए कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था। तो सबसे पहले दोस्तों लैमार्क के द्वारा जैव विकास का प्रकरण दिया गया था। वही बोला जाता है दोस्तों कि जैव विकास का जो प्रकरण है या फिर जो परिकल्पना है का पहला जो सिद्धांत है वो लैमार्क के द्वारा कब दिया गया था, तो लैमार्क द्वारा दोस्तों 1809 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। और उनका जो पुस्तक था दोस्तों, पुस्तक था फिलॉसफी जूलॉजिकल। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक किसका है, ठीक है, तो ये किसका है दोस्तों, डी लैमार्क का। किसका है, डी लैमार्क का। तो इसी में दोस्तों डी लैमार्क जो है, ठीक है, 1809 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे।
और इसे दोस्तों लैमार्क के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? लैमार्क का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि कपास का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? कपास का जो प्रमुख घटक है दोस्तों वो है सेल्यूलोज। क्या है दोस्तों? सेल्यूलोज। याद रखिए दोस्तों कि कपास का जो प्रमुख घटक है वो है सेल्यूलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 कि डीएनए की, ठीक है, द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बताइए डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके द्वारा? ठीक है, इसको शायद हेलिक्स मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, हेलिक्स मॉडल। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा यह दिया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 86 इस शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है दोस्तों। और ये कहाँ पे भंडारित रहता है? तो ये दोस्तों आपका भंडारित रहता है यकृत में। कहाँ पे रहता है दोस्तों? यकृत में। यकृत को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? यकृत को ही हम लोग शायद लीवर बोलते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो शरीर में जो अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों बहुत दिन तक अगर खाना पीना नहीं खाते हैं तो वही ग्लाइकोजन जो है, ठीक है, टूट करके दोस्तों, ठीक है, ब्रेक हो करके और हमको ऊर्जा देता है। तो कहाँ पे स्टोर रहता है? यकृत में रहता है। कहाँ पे? यकृत में। चलिए आप सभी को पता होगा दोस्तों यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 87 हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? जी हाँ दोस्तों, परम अनंत। तो आईआईटी गांधीनगर दोस्तों। आईआईटी गांधीनगर कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो आईआईटी गांधीनगर के ही द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? आईआईटी गांधीनगर के ही द्वारा, ठीक है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। क्या दोस्तों? परम अनंत सुपर कंप्यूटर। किसका? तो परम अनंत जो सुपर कंप्यूटर है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। चलिए ये तो दोस्तों एक तरह से आपका करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी आपका हो गया दोस्तों। देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है दोस्तों? स्वस्थ वयस्क मनुष्य में ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अगर अभी हम स्वस्थ हैं दोस्तों, ठीक है, अच्छे से, तो हमारे अंदर लगभग ब्लड का मात्रा होगा 5 से 6 लीटर। याद रखिएगा। चलिए मधुसूदनी यानी इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है? इंसुलिन जो हार्मोन है दोस्तों इसका स्रवण कहाँ से? अंतःस्राव एक क्या है दोस्तों? एक स्टेरॉइड होता है, पेप्टाइड होता है दोस्तों, वसीयम होता है, या फिर ग्लाइकोलिपिड होता है। बताइए यह क्या होता है दोस्तों? तो यह एक पेप्टाइड होता है। क्या होता है? पेप्टाइड। जो इंसुलिन होता है दोस्तों, ठीक है, जो हार्मोन है, ठीक है, यह क्या होता है? पेप्टाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? पेप्टाइड होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, साइंस का अच्छा खासा प्रश्न माना जाता है कि इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो यह पेप्टाइड होता है। प्रश्न नंबर 90 थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 90 में क्या कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे कि आपको एक तरफ दिया हुआ दोस्तों कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना दोस्तों, तो ये एथिलीन के कारण संभव है दोस्तों। कैसे? एथिलीन के कारण। कैसे? एथिलीन के कारण। बेकिंग सोडा दोस्तों, बेकिंग सोडा, तो ये हो गया दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट ना, सोडियम सिलिकेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, शायद नीचे में भी है दोस्तों। यह देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए अब सभी को दिख रहा होगा। चलिए देखिए जैसे कि आपको कृत्रिम रूप से फलों का पकाना दोस्तों, तो एथिलीन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों थोड़ा कलर चेंज कर करके देखिए, जैसे कि बेकिंग सोडा दोस्तों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, क्वार्ट्ज क्या होता है दोस्तों? क्वार्ट्ज यहाँ पे पूछा क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज सॉरी नहीं दोस्तों, वो तो शीतल मतलब पेय हो जाएगा ना। क्वार्ट्ज दोस्तों सोडियम सिलिकेट को बोलते हैं। ठीक है, SiO2। ठीक है, तो क्वार्ट्ज हो जाएगा दोस्तों सोडियम सिलिकेट ना, क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट। और जो आपका दोस्तों शीतल पेय हो जाएगा दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दोस्तों जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, तो उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। आपको याद होगा कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो देखते हैं वो ठंडा होता है, कितना दोस्तों हरा से बाहर निकलता है। ठीक है, तो सब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण संभव है। बेकिंग सोडा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट याद रख लीजिए। ठीक है, कृत्रिम फलों का पकाना दोस्तों
एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा दोस्तों, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 NaHCO3 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पूछा जाता है NaHCO3, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान से, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे, देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 131 या फिर कंप्यूटर का पहला प्रश्न। यहाँ से भी 20 प्रश्न झारखंड के सीरियल में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जैसे कि आपका 20 प्रश्न आपका हो गया कंप्यूटर ज्ञान से, 20 प्रश्न आपका हो जाएगा साइंस से दोस्तों। देखिए मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये यूजर्स अक्सर दोस्तों टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। किसका? टर्मिनल का। जी हाँ दोस्तों, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है, एक्सेस के लिए यूजर जो हैं टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? टर्मिनल का। कहाँ पे? सुपर कंप्यूटर में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और टर्मिनल क्या होता है दोस्तों, एक बार आपको टर्मिनल हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए टर्मिनल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वीडियो टर्मिनल और वर्क स्टेशनों के, ठीक है, समावेशन को ही दोस्तों टर्मिनल मुख्य रूप से मतलब होता है दोस्तों, ठीक है। टर्मिनल मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, तो वीडियो टर्मिनल और वर्क स्टेशनों का समावेश होता है। चलिए प्रश्न नंबर 132 कि सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है। सुपर कंप्यूटर दोस्तों प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है दोस्तों, तो ये दोस्तों इनपुट आउटपुट, ठीक है, इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है, डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, और मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए दोस्तों, और मतलब इन्हीं सभी के लिए दोस्तों, क्या किस चीज़ के लिए, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन के लिए, और मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से उपयोगी है। सीपीयू क्या होता है दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस इसको आप बोल सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि दोस्तों यह प्रोसेस करने वाला डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ गया दोस्तों, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका, ठीक है, ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आएंगे, आउटपुट में आएगा आपका दोस्तों मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आउटपुट में। स्टोरेज डिवाइस में दोस्तों, स्टोरेज में आपका रैम ये सब हो गया दोस्तों, रैम ये सब हो गया आपका स्टोरेज डिवाइस में दोस्तों, मतलब रैम बोलिए ये आपका, फिर क्या होता है आपका हार्ड डिस्क, ये सब दोस्तों ये सभी स्टोरेज डिवाइस में आएंगे, याद रखिएगा। तो प्रोसेसिंग डिवाइस तो आप देख लिए क्या होता है, सीपीयू जो है प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 134 निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है। ईडीपी का मतलब दोस्तों फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ईडीपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए प्रश्न नंबर 135 की कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है दोस्तों। बताइए कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। दोस्तों कीबोर्ड जो हो गया क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या है, प्रिंटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका बी होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, ये सभी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। देखिए प्रश्न नंबर 136 की प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों। बताइए प्रिंट के लिए हम लोग किस मेनू को सिलेक्ट करेंगे, स्पेस को करेंगे, नहीं करेंगे, टूल्स को करेंगे, नहीं करेंगे दोस्तों, टूल्स को भी नहीं करेंगे हम लोग दोस्तों, टूल्स भी नहीं होगा, स्पेस भी नहीं होगा। फाइल करेंगे दोस्तों, नहीं करेंगे। तो हम लोग किसको करेंगे सिलेक्ट, इसमें फाइल ही होगा दोस्तों सिलेक्ट, इसमें फाइल को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे फाइल को, ठीक है। तो प्रिंट के लिए, ठीक है, कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, तो फाइल सिलेक्ट किया जाता है। देखिए प्रिंट देने के लिए फाइल मेनू को सिलेक्ट किया जाता है। चलिए
और इसका जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों, शॉर्टकट की क्या होता है, CTRL, यानी कि CTRL बोलते हैं कंट्रोल को, प्लस आप P दबा दीजिए तो आपका प्रिंट आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 137, यानी कंट्रोल प्लस P। देखिए कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या होता है बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। क्या होता है दोस्तों, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज मतलब कि दोस्तों MB, और गीगाहर्ट्ज मतलब दोस्तों GB। ठीक है, तो कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक होता है, सॉरी MB और GB नहीं होगा दोस्तों, हम गलती बोल दिए, वो मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स होता है। ये मेगाहर्ट्ज हो जाएगा और गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की घड़ी के जो गति का मापक होता है मेगाहर्ट्ज होता है और गीगाहर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 138 कि एंड्रॉयड क्या होता है दोस्तों। एंड्रॉयड क्या है, तो एंड्रॉयड दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि दोस्तों विंडोज़ होता है, हम लोग कंप्यूटर्स में यूज करते हैं विंडोज़, तो विंडोज़ ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारा आपको दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और एक दोस्तों एप्लीकेशन दे देगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब है दोस्तों, ये सभी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन एंड्रॉयड है दोस्तों, विंडोज़ हैं, डॉस हैं, ये सभी दोस्तों क्या है, मतलब सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों एक सॉफ्टवेयर बोलिए या फिर एक दोस्तों सिस्टम को मतलब स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। लेकिन एप्लीकेशन अलग हो जाता है दोस्तों। एप्लीकेशन मतलब दोस्तों कि हम लोग को इसे मोबाइल में, ठीक है, तो मोबाइल में जैसे कि आप यूज करते हैं व्हाट्सअप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो दोस्तों ये सभी एप्लीकेशंस हो गए, बहुत सारे ऐप जो हैं वे सभी एप्लीकेशंस हो गए। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा कौन सा फ़ोन है दोस्तों, एंड्रॉयड है कि तुम्हारा एप्पल वाला है कोई भी फ़ोन, ठीक है, तो उस सभी को फ़ोन को स्टार्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए शुरू में हम लोग यूज करते हैं ना विंडोज, जिससे आपसे पूछा जाता है ना कि कौन सा विंडोज है, तो आप बोलते हैं विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, ठीक है, 8.1 है, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या फिर उसमें प्रिंट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वे सभी क्या होते हैं, वे सभी एप्लीकेशंस होते हैं। वही बोला कि एंड्रॉयड दोस्तों क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए प्रश्न नंबर 139, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन, ठीक है, शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है, ये पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा प्रोसेस लोकेशन पॉलिसी। ठीक है, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, याद रखिएगा दोस्तों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक, के तहत मतलब प्रत्येक प्रक्रिया यानी प्रत्येक प्रोसेस को, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए एक निर्धारित समय प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी क्या होता है दोस्तों, तो प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी वह प्रोसेस है दोस्तों जिसके तहत हम लोग, ठीक है, हम लोग जो हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को निर्धारित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, निर्धारित समय को प्रदान करते हैं हम लोग, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 140 की निम्न कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर को चुनना है। जैसे कि दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा इसको देखिए। हाँ चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे कि दिया है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगर आगे है कि जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तो ये दोनों सही हैं। ये क्या है दोस्तों, दोनों सही हैं कि जो डॉट नेट है दोस्तों फ्रेमवर्क वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ये भी सही है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, और जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है दोस्तों, यानी कि दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 141 कि निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये पूछ रहा है इसमें। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, कंपाइलर क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, याद रखिए दोस्तों। कंपाइलर एक सिस्टम डेवलपमेंट करने की दोस्तों है, ठीक है, और जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है कंपाइलर। और बाकी सभी क्या हैं दोस्तों, बाकी सभी के सभी एप्लीकेशन है, बाकी सभी के सभी दोस्तों क्या है, एप्लीकेशन है, जैसे कि डेटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेस, ये सभी के सभी एप्लीकेशन है। लेकिन कंपाइलर क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे कि
BCD का पूरा नाम क्या होता है? BCD, ठीक है। तो BCD का मतलब कि यहाँ पे दोस्तों फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होगा दोस्तों? बाइनरी कोडेड डेसिमल, याद रखिएगा दोस्तों, बाइनरी कोडेड डेसिमल। सही आंसर इसका ए होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए प्रश्न नंबर 143। 143 में क्या पूछा जा रहा है कि डेटा की मात्रा को CPU, मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे? नहीं, ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बस विड्थ। कहाँ होगा दोस्तों? बस विड्थ। देखिए बस जो विड्थ है डेटा की मात्रा को CPU में दोस्तों मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में दोस्तों उसको ट्रांजिट करता है। तो सही आंसर इसका बस विड्थ होगा। प्रश्न नंबर 144 कि प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोग्राम में जो एरर होता है, ठीक है, उसके करेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपसे है। तो इसका करेक्शन को बोलते हैं डिबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबगिंग, ठीक है। तो इसके करेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिबगिंग। डिबगिंग ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम में एरर के करेक्शन को डिबगिंग कहा जाता है, फिर कहते हैं। इसके तहत दोस्तों सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी जो एरर्स होता है या फिर उसको बग्स बोला जाता है, एरर्स को बग्स बोला जाता है या फिर गलती बोला जाता है, उसको सुधारा जा सकता है। किसके कारण दोस्तों? तो डिबगिंग के कारण। प्रश्न नंबर 145 की इंटरनेट का मानक, यानी कि जो इंटरनेट का जो मानक है, मानक प्रोटोकॉल, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इंटरनेट की जो मानक प्रोटोकॉल को बोला जाता है TCP/IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का मतलब दोस्तों याद नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, सर्च करके बताइएगा क्या होता है। तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? IP, TCP या फिर IP। तो IP का फुल फॉर्म तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमको याद पड़ रहा है, लेकिन TCP का याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। W3C क्या होता है? 3C का प्रतीक दोस्तों, ठीक है, W3C का प्रतीक। तो W3C का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और 1995 में इसका खोज किया गया था। शायद याद नहीं पड़ रहा है किसका था, कौन खोज इसका किए थे, लेकिन 1995 में इसका खोज किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सर्टियम। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सर्टियम, याद रखिएगा। W3C यानी कि WWWC, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सर्टियम। चलिए प्रश्न नंबर 147 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लांट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है, बताइए। ये है पहला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है दोस्तों? दूसरा दोस्तों ये तो गलत है, ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये गलत है। दूसरा है कि पृष्ठ संख्या यानी कि पेज नंबर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है दोस्तों। तो ये सही है दोस्तों, ये सही है, लेकिन ये गलत है, बस ये याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 148 देखिए कि वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बताइए। वर्ड में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है दोस्तों, उसमें आपको अगर कॉलम डेटा बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यही आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपको टैब सेट करें या फिर टेबल मेनू का प्रयोग करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा वहाँ पे? आपको टेबल मेन्यू का प्रयोग करना होगा, चलिए, या फिर टैब सेट करना होगा आपको। देखिए प्रश्न नंबर 149 कि एक्सेस फार्मूले का मूल्यांकन करेगा, यह उत्तर आएगा, ठीक है। फार्मूले का मूल्यांकन करेगा और यह उत्तर आएगा दोस्तों, आपसे ये प्रश्न है यहाँ पे। तो देखिए एक्सेल में जब आप इसको करिएगा, एक्सेल में, ठीक है, फार्मूले का मूल्यांकन करने के लिए, तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? उत्तर दोस्तों आपका आएगा, देखिए आप एक बार करके देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि 20 हो गया दोस्तों, ठीक है, 20 गुना है 10/4 गुना 8 होगा दोस्तों, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और फिर 10 दूनी हो जाएगा 20 और 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 गुना 20 40, ठीक है।
20 गुना 20 दोस्तों 400, सॉरी 400, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 400। ये जो स्टार लग रहा है ना दोस्तों, ये गुना है, बस आपको इसको बढ़िया से बना लीजिए, जैसे कि 20 हो गया, ठीक है। तो 20 गुना 10/4 गुना, ठीक है, 8। और इसको आप सोल्व कर दीजिए कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 10 दूनी यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों ई 20 से ई 20 को गुना करिएगा तो 400 हो जाएगा, बस यही है। देखिए, एक पारदर्शी DBMS, ठीक है। DBMS क्या होता है दोस्तों? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तब देखिए इसका जो सही आंसर होगा DBMS का दोस्तों, कि उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है दोस्तों। क्या है? उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है, ये सही आंसर होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है DBMS का, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए दोस्तों, तो आप सभी को कैसा लगा मेरा सेशन, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।